स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री, ठीक ना। जो हिस्ट्री बिहार बोर्ड का जो कि आप लोग का एग्जाम है 2022 में, जो कि एनुअल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम आप लोग के इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, ठीक ना। जो कि आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जितने लोग अगर जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, ठीक ना, जो लोग हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं और जो आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग हिस्ट्री शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो जिन लोगों को आंसर पता होगा कमेंट सेशन में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक ना। ये सेशन आप लोग के लिए लाया गया है, ठीक ना। इसमें जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू, ठीक ना, तो हम कई प्रकार के मॉडल पेपर, ठीक ना, और प्रीवियस ईयर के कई प्रकार के क्वेश्चन को हम लेके इंक्लूड करके लेके आए हैं, ठीक ना। तो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है आज का वीडियो, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है बाबू कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, ठीक ना। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, ठीक ना। तो बाबू इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक ना। आप लोग को पता है कि इसके पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ था, ठीक ना। और हड़प्पा नगर की खोज कब हुआ था? 1921 में, ठीक ना। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज हुआ था। और जस्ट उसके एक साल बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक ना, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ठीक ना, कि मोहनजोदड़ो की भाषा किस शब्द है? मोहनजोदड़ो की भाषा का शब्द है, मतलब कि ये किस शब्द से मिलकर बना है, किस भाषा किस शब्द से मोहनजोदड़ो मिलकर बना है? तो इसका हो जाएगा 2 का बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा वो? 2 का बी आंसर, ठीक है। मतलब कि यह सिंधी शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। किससे? सिंधी शब्द से मिलकर बना है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, वो बिहार बोर्ड में हमेशा मतलब कि एक एडजेक्टिव आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मतलब कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक ना। क्या होता है? मृतकों का टीला, याद रखिएगा। तो इसका हमने आंसर क्या बताया? बी, यह सिंधी शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कालीबंगन लिखा है, ठीक ना, लेकिन वो यहाँ होता है कालीबंगान होता है, ठीक ना। कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो कालीबंगान बाबू राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। राजस्थान जो कि आपने भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वही बाबू कालीबंगान स्थित है, ठीक ना। और आपको एक और चीज़ हम बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई चल रहा था, तो कालीबंगान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, मतलब कि ऐसा खेत मिला है जिसका साक्ष्य मतलब कि जो कि जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है, ठीक ना। कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई चल रही थी, तो वहाँ से हमें हल मिला था, ठीक ना। तो उस हल का प्रमाण हमें किस स्थान से मिला है? तो हमें हल का प्रमाण बाबू हड़प्पा से मिला है, ठीक है। कहीं कहीं कालीबंगान देता है, तो हम बताते हैं वो कि कालीबंगान से क्या मिला था? कालीबंगान से जूते हुए खेत मिले, ठीक ना। ऐसा खेत मिला था जो कि जूते हुए का प्रमाण लग रहा था कि खेत जूता हुआ है, ठीक ना। तो ये कालीबंगान से मिला था। जबकि हल की बात कीजिएगा तो लकड़ी का हल हमें हड़प्पा से मिला था, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा ए ऑप्शन विल बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन, जिन बच्चों को आंसर पता है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना। आप लोग जितने भी दोस्त हैं, ठीक ना, जो कि आर्ट्स लिए हुए हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराया जा रही है, ठीक ना। और उसके बाद से सब्जेक्ट की भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, ठीक ना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो VVI मान लीजिएगा, ठीक ना। कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना बाबू नेपोलियन से की जाती है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर। किससे किया जाता है? नेपोलियन से किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, ठीक ना। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? वो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश का मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था, ठीक ना। लेकिन इसकी मरम्मत अपने स्वयं के खर्च से मरम्मत किसने करवाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। मतलब कि स्कंदगुप्त करवाया था, अपने स्वयं के पैसे से खर्च करके इसका मरम्मत करवाता है कौन? स्कंदगुप्त, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, ये क्वेश्चन बाबू आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू उसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि हमने इसको चुन के लिया है, ठीक ना, जो कि 2022 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो क्वेश्चन हम आपके सामने आया 7 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर किस मतलब की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ये क्वेश्चन बाबू
16 से लेकर 18 और 20 तक तीनों में पूछा है, ठीक ना। और पहले जो पूछा हो तो पूछा ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान दीजिए, ठीक ना। अगर जो क्वेश्चन सम संख्या के एनुअल एग्जाम में पूछा है, जैसे जो क्वेश्चन 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा और 22 में जरूर पूछेगा, ठीक ना। तो देखिएगा, क्वेश्चन 16 में पूछा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो देखिए, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर की गई थी। तो ये तीनों हमें फॉलो करना है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इन सभी के संगम पर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो हमेशा पूछता है कि इंडिका के लेखक कौन है। ये एथर से क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि लेखक से क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के बाबू लेखक है मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। हमने आप लोगों को बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना था तो उस समय अपने देश में एक राजदूत आया था, ठीक ना। मेगास्थनीज राजदूत बन के आया था यूनान से। तो उसने भारत में जो भी कुछ देखा और सुना, ठीक ना, जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो भी चीज़ देखा, तो उसने एक पुस्तक में संग्रहित किया और उस पुस्तक का क्या नाम दिया, इंडिका दिया, ठीक ना। तो इंडिका किसका लिखा हुआ है, मेगास्थनीज का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का आंसर पता है जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग दीजिए, ठीक ना, कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंशता का शासक था। आप लोगों को बता दें बाबू कि अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर होगा इसका। अशोक किसका शासक था, अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। अब अशोक, आप लोगों को बता दें कि अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था, वो भी कलिंग का। मतलब जब से शासन किया, जब से राजा बना, तो उसने अपने शासन लेने के बाद, राजा बनने के बाद एक ही युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध। उसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया और धर्म के तरफ आकर्षित हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि अशोक किस धर्म के तरफ आकर्षित हुआ था, तो वो था बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा, बौद्ध धर्म, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों को आंसर पता है जरूर दीजिए कमेंट पे, ठीक ना, कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ये क्वेश्चन है बाबू महाभारत से, ठीक ना, आपका चैप्टर 4, कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। अगर जो लोग पढ़े होंगे को पता होगा, और सबको पता होगा, क्योंकि 2 साल तो आप लोग महाभारत ही देखते चले हैं ना लॉकडाउन में, ठीक ना। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी बाबू 5 पांडवों की तो पत्नी थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। हमारे अर्जुन की पत्नी थी, भीम की भी थी, नकुल की भी थी। तो क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर, इनमें सभी की पत्नी थी, ठीक है। लेकिन स्वयंवर में जीता कौन था, अर्जुन, इनको जीते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो बाबू अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, ठीक ना। किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। वो पता है ना कि अभिमन्यु मतलब कि चक्रव्यूह तोड़ने के विद्या 7वीं दौर नहीं तोड़ पाया और उसने मारा गया, ठीक ना। तो किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कि महाभारत के लेखक कौन है। ये महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको लेखक कौन है। विश्व का सबसे बड़ा ये ग्रंथ है बाबू, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है, और इसके लेखक कौन है, तो जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए, ठीक ना। और आप लोग कमेंट दीजिए, ठीक ना, आंसर दीजिए इसका, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा आंसर सी विल बी आंसर, ठीक ना। इसका क्या होगा, सी, वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास, ठीक ना। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। एक और क्वेश्चन आता है बाबू, कि महाभारत को मतलब कि बिना देखे लाइव टेलीकास्ट कौन चलाया था। मतलब कि धृतराज को कौन बताता था बिना देखे, तो वो था संजय, ठीक ना। कौन सा, संजय था। तो आप लोग इस सब छोटे मोटे क्वेश्चनों पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। गौतम बुद्ध, जी हाँ, जो गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर चले गए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इनको वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। क्या हुआ था, बोध गया में हुआ था, ठीक है। आज वो बोध गया हमारे बिहार में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। अब देखिए कैसे फंसते हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक बाबू बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। लेकिन एक और पूछ देता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न बाबू जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध से और त्रिरत्न जैन धर्म से। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपिटक पूछे तो बौद्ध देना है, त्रिरत्न पूछे तो जैन देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर से आया है, ठीक ना, कि अकबरनामा के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के लेखक बाबू हैं अबुल फजल।
अबुल फजल ने अकबरनामा का मतलब कि अकबरनामा को लिखे थे और अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया था, खंड 1, खंड 2, खंड 3। और खंड 3 का ही नाम हम लोग क्या क्या दिए थे, आइन ए अकबरी दिए थे, जिसको हम लोग एक चैप्टर के रूप में पढ़ाई करते हैं इंटर के 12th में, ठीक ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। जी बाबू, ठीक ना। आप लोग को बता दें कि तंबाकू किसके शासनकाल में आया था, तो तंबाकू अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक ना। और अकबर को जब ये कहा गया कि थोड़ा तंबाकू आप खा लीजिए, लेकिन खाने के बाद उसने हुक्का पीना भी छोड़ दिया, लेकिन तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाई, ये सवाल है। तो तंबाकू पर जहांगीर ने जो है कि प्रतिबंध लगाया था, ठीक ना। जहांगीर ने जो है कि प्रतिबंध लगाया था, जब उसने देखा कि तंबाकू से लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये हानिकारक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, तो उसने प्रतिबंध लगाया। लेकिन प्रतिबंध लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि बिहार में दारू पर प्रतिबंध लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हो रहा है, ठीक ना, वैसे ही तंबाकू पर कोई प्रतिबंध लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। कुतुब मीनार जो दिल्ली का शान शोभा आज बढ़ाता है बाबू, कुतुब मीनार, उसका निर्माण किसने किया था, उसके निर्माण का जो आरंभ किसने किया था, 17 नंबर, तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर होगा, ठीक ना, बहुत बढ़िया। चलिए हुमायूं, देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक ना। अच्छा बाबू, एक बात बताते हैं, आप लोग जब गेस्ट पेपर लीजिएगा ना, किसी भी चीज़ का जब गेस्ट पेपर या मॉडल सेट लीजिएगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर बहुत सारे में गलत दे रहा है, ठीक ना। आप आंसर बहुत सारे में गलत दे रहा है, ठीक ना। हाँ, लेकिन ध्यान से आप लोग देखें, ठीक ना। एक दिन आप लोग को हम बताएंगे लाइव आकर कि आप लोगों को कौन सा बुक लेना है और कौन सा बुक नहीं लेना है, ठीक ना। किस में ऑब्जेक्टिव सही रहेगा, किससे ज़्यादा आने के चांस है और किससे ज़्यादा नहीं आने के चांस है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या ये बात सही है कि नहीं। हम आके लाइव आप लोगों को बताया कि नहीं कि कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक नहीं, सजेस्ट आप लोग जरूर बताइए, ठीक ना, कि हम आके आप लोग सजेस्ट करें या नहीं, ठीक ना। ये देखिएगा, हुमायूं को भाई कौन था, ठीक ना। ये कितना गलत क्वेश्चन है। हुमायूं का भाई कौन था, यहाँ होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, यहाँ था हुमायूं का भाई कौन था। तो बाबू हुमायूं का भाई कमरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, मतलब इनमें से सभी थे, ठीक ना, इनमें से सभी थे। तो हुमायूं का 3 मतलब कि इनमें जो भी नाम दिया है तीनों भाई थे, ठीक ना, कमरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, ठीक ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में आने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तब लोग को बताते हैं बाबू कि भारत में मुगलों का आगमन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू हो चुका था, ठीक ना। तो उस समय कौन था, उस समय बाबर आया था हमारे देश में, ठीक ना। बाबर आया और बाबर को अपने ही देश के कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था, ठीक ना, अपने ही देश के कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब इब्राहिम लोदी हार गया और वो सल्तनत का सबसे लास्ट हिंदू नेता था, शासक था, ठीक ना। तो ये हमारे यहाँ से हमारे देश में मुगलों का आगमन होता है और यहाँ से चला जाता है, ठीक ना, 1857 ईस्वी तक, ठीक है। आप लोग को पता होना कि 1857 तक जाके ये ख़त्म होता है मुगल शासक, और बहादुर शाह जफर को रंगून में ले जाकर उनकी मृत्यु कर दी जाती है, ठीक ना। तो चलिए उतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, बस 19 का क्वेश्चन है कि ए, ठीक ना, बाबर हमारे प्रथम मुगल सम्राट बन के आया था, ठीक ना, ये तुर्की का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था। तुजुक ए बाबरी बाबू एक किताब का नाम है जिसमें बाबर का जीवनी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए दीन ए इलाही किससे संबंधित है। पहले जानिए कि दीन ए इलाही क्या है, ठीक ना। दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो बाबू दीन ए इलाही एक धर्म है, ठीक ना, जिसको अकबर ने शुरू किया था। अब क्या हुआ कि अकबर ने सारे धर्मों के ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। इस्लामों का कुरान पढ़ा, हिंदुओं का महाभारत गीता वगैरह कुल पढ़ा, ईसाइयों का मतलब कि बाइबल पढ़ा। और ये तीनों पढ़ने के बाद उसने एक ही चीज़ पाया कि इसमें से कोई ऐसा चीज़ नहीं जो सारे इंसानों को एक करे, ठीक ना, सारे इंसानों की एक करके रखे। तो उसने एक अपना अलग धर्म चलाया, दीन इलाही, और बोला कि ये धर्म सारे इंसानों को एक करके रखेगा। लेकिन इस धर्म को उतना प्रचार नहीं हो पाया। इस धर्म को एकमात्र मानने वाला हिंदू बीरबल था, इस बात को याद रखिएगा। तो एक किसका हो जाएगा, सी विल बी आंसर, ठीक ना। दीन इलाही किससे संबंधित है, अकबर से। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का बाबू ये दक्षिण भारत में बसाया गया एक साम्राज्य था, ठीक ना, दक्षिण भारत में बसाया गया एक साम्राज्य था जो कि विजयनगर, इसका राजधानी हम्पी था और इसके साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये भी बाबू विजयनगर को जो पार्ट है ना उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो आपका बाबू 23 का हो जाएगा सी, बेंगलोर में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर पर ध्यान दीजिए, ठीक ना।
आप लोग ऐसे जिन जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक काम कीजिए, आप लोग दोस्तों को ग्रुप बना लीजिए, जितने भी दोस्त हैं ग्रुप बना लीजिए और आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी एक साथ मिलकर करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप पास हो जाइएगा, जो दोस्त फेल कर जाएगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बात कि बहुत ही मतलब कि कड़ा एग्जाम लेने वाला है आपकी बार बिहार बोर्ड, ठीक ना, क्योंकि 11th में सबको ऐसे ही पास कर दिया है, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर के शासक अपने को क्या कहते थे। विजयनगर के शासक अपने को क्या कहते थे, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मौर्य साम्राज्य के शासक अपने को मौर्य कहते थे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मतलब कि यही मौर्य लगाते थे, ठीक ना। तो ये अपने को क्या कहते थे, ये अपने को राय कहते थे, ठीक ना। जैसे नहीं पता कि कृष्णदेव राय, पढ़े हैं ना कृष्णदेव राय के बारे में, तो विजयनगर के शासक अपने को कृष्णदेव राय कहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन से ये क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, जो लोग भक्ति आंदोलन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी, ठीक ना। कौन, अंडाल मानती थी। और मीरा कृष्ण को मानती थी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि रामानंद के शिष्य कौन थे, ठीक ना। रामानंद के शिष्य कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बाबू, भक्ति आंदोलन से ही क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य बाबू कबीर थे जी। कबीर, जिन कबीर का मतलब कि सुबह शाम दोहा हम लोग सुनते हैं, काले करे सो आज करे, आज करो सब अब, पल में परले हो गई बहुरी करेगा कब, ठीक ना। आप लोग भी लेजी मत बनिए, आलसी मत बनिए, जो कल करना है उसको आज ही कर लीजिए, ठीक ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल एग्जाम देना है तो आज ही सेंटर पर जाके पहुंच के बैठे रहे, ठीक ना। पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो अब ये है दिल्ली में, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। निजामुद्दीन औलिया दरबार कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। कभी घूमिए जाइएगा तो घूमिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, इसको भी VI मान लीजिए मेरे तरफ से और पक्का नोट कर लीजिए आएगा कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता बाबू मोरक्को का यात्री था। मोरक्को ये कहाँ है, तो ये बाबू दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ना, दक्षिण अफ्रीका महादेश, उसी में का एक देश है मोरक्को, ठीक है। तो वहीं का इब्न बतूता रहने वाला था। जब ये भारत आया था घूमने के लिए तो जो भी अपने आंखों से देखा और जो भी घूमा तो इसने एक किताब लिखा रहला, ठीक ना। रहला में सारा संग्रहित किया। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आ भी गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है, मतलब कि रहला बुक में किसका यात्रा वृत्तांत है। तो उन्हें बताया आप लोगों को कि इसमें इब्न बतूता का वृत्तांत है, ठीक है ना। किसका वृत्तांत है, इब्न बतूता का। तो 29 का क्या हो जाएगा बाबू आपका, बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जब भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए, आई होप सबको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका कमेंट सेशन में जवाब आप लोग जरूर दीजिए, ठीक ना, ताकि हम देख पाए कि कितने बच्चों को और कितने लड़के और कितने लड़कियों को ये पता है, ठीक ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD में, मतलब 1600 ईस्वी में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1600 ईस्वी में हुई थी। और इसी कंपनी के गुलाम हम लोग धीरे धीरे बनते चले आए हैं और अभी तक कंपनी के गुलाम हम लोग बनने जा रहे हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था। संथाल विद्रोह के नेता कौन था बाबू, एक जनजातीय विद्रोह था जो कि पहाड़ी इलाकों में झारखंड में हुआ था, ठीक ना। अब ये संथाल विद्रोह के नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू थे, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर। इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, सिद्धू एवं कान्हू, इसके आंसर ए विल बी आंसर सही है। इसको रट्टा ले लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए सही है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, कुछ और मार के चले आते हैं और हमारा तो 1 नंबर सही हो गया, पता चलता है गलत है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, ठीक ना। महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो वो महलवाड़ी बंदोबस्त एक प्रकार का टैक्स था, कर था, ठीक ना। एक प्रकार का टैक्स था जो कि लागू किया गया था आपके उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब में। तो इसको किसने लागू किया था, ठीक है। ठीक है बाबू, तो आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है कि महलबाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया, ठीक ना। तो महलबाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया बाबू, महलबाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड ने किया था, 1833 ईस्वी में किया था, ठीक ना। 1833 में किया था इसको लागू। और बता दें आप लोगों को कि महलबाड़ी बंदोबस्त किस एरिया में लागू हुआ था, तो महलबाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में ही इसको लागू किया गया था, ठीक ना। और इसको मार्टिन वर्ड, देखिए बाबू यहाँ आप लोग फंस जाइएगा, कहीं मार्टिन वर्ड देगा, कहीं हैकेंजी देगा, लेकिन आप लोग को मार्टिन वर्ड इज द राइट विल बी आंसर, ठीक ना, राइट आंसर है, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है बाबू कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। इस विद्रोह का बाबू हम लोग बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुंडा विद्रोह देता है, कहीं कहीं उल गुलान विद्रोह देता है। तो उल गुलान विद्रोह का नेता था बाबू बिरसा मुंडा, ठीक ना। कौन था? बिरसा मुंडा। 34 का क्या हो जाएगा? 34 का डी विल बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि दामिन इको क्या था। दामिन इको क्या था? अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि दामिन इको क्या था। तो बाबू दामिन इको एक भूभाग था, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसका आंसर आप कहीं भी जाके खोजिए तो लिखा रहेगा कि इनमें से सभी, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं भाई, क्योंकि दामिनी को एक भूभाग था जहाँ पे संथाल लोग रहते थे, ठीक ना। और उस समय बुकानन जब गया था पहाड़ी के इलाकों पर तो उसने सबको सफाई करवा के और उस मतलब कि कर लगा के लोगों को दिया था उसमें खेती करने के लिए, तो उसी को दामिन इको बोला गया, ठीक ना। तो ये एक भूभाग था, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप लोग को याद रखना चाहिए कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। जी हाँ, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता बाबू थे वीर कुंवर सिंह, जो कि आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर। आप लोग को बता दें कि बिहार से कौन था, तो वीर कुंवर सिंह थे, जो कि 83 वर्ष के एज में उन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। जगदीशपुर जो कि आरा जिला आज के क्षेत्र में है, ठीक ना। और अगर पटना का बोले बहू कि पटना से कौन किया था, तो पटना से पीर अली किए थे, ठीक ना, याद रखिएगा। पटना से कौन किए थे? पीर अली। और आपको पूरे बिहार से बोलते तो वीर कुंवर सिंह किए थे। तो डी विल बी आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई को देखिए बाबू छबीली, मनु और मणिका, ये तीनों नाम से जाना जाता था। किसे? छबीली, मनु, मणिका, मणिकर्णिका, ठीक ना, सॉरी। तो इन तीनों नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर, इनमें से सभी, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आप लोगों को आंसर पता है कमेंट में जरूर दीजिए। और हाँ, आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक ना, हमारा जो आंसर जो बताएंगे, जो थ्योरी है वो कैसा लग रहा है बताइएगा, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि 1857 के विद्रोह का किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था कि यह भारत का जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये कहा था वो बी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक ना। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह प्रथम जो है कि एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। ये क्रांति कब से आरंभ हुई? तो बाबू ये बता दें हम लोग कि 10 मई से ये आरंभ हुई थी, ठीक ना। 10 मई से आरंभ हुई थी ये क्रांति, और ये पूरे देश में फैल गई थी 31 मई तक। पूरे देश में, भारत के पूरे देश में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिला के फैल गया था 31 मई तक, और शुरू कब हुआ था? 10 मई तक, ठीक ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था। कलकत्ता में जो अंग्रेजों किला बनाया था, अपने जो फोर्ट बनाए थे, FORT फोर्ट बनाए थे, उसका क्या नाम था। तो 40 का आपका हो जाएगा बाबू फोर्ट विलियम, ठीक ना। क्या नाम था उसका? फोर्ट विलियम नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। आप लोग को एक चीज़ पता है, लॉजिक में एक चीज़ पता है आप लोग को इंटरेस्टिंग, कि भारत का जो पहली राजधानी थी, जो पुरानी, वो कलकत्ता थी, ठीक ना। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली लग गई, वो ठीक बात है, सबको पता होगा कि पुरानी राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया, ठीक ना। तो कलकत्ता से दिल्ली बाबू 1911 ईस्वी में लाया गया था। कहाँ? 1911 ईस्वी में लाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब कलकत्ता से दिल्ली लाया गया 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 42 में 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। आपको बता दें कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1498 में भारत आया था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, समुद्र यात्रा से भारत को समुद्र रास्ता की खोज की थी, और वहाँ पे आके उसने मसाला वगैरह का मतलब कि बिजनेस किया था, व्यापार करके जब वापस लौटा तो 60 गुना उसको बेनिफिट हुआ था। तो उसने वो अपने पूरा टीम लेकर आया और उसने क्या किया कि गोवा पे अधिकार किया था। तो गोवा पे कब अधिकार किया था? तो गोवा पे 1510 AD, मतलब कि 1510 ईस्वी में उसने अधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा कब था, तो 1961 में। कब किया था? 1961 में। जबकि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। लेकिन हम लोगों ने लेकिन गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में, ठीक ना। ये सब्जेक्ट में बताएंगे बाबू आप लोगों को कि क्यों ऐसा काम हुआ था, ठीक ना। ये देखिएगा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? बताए बाबू कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को पहुंचा था, ठीक ना, 1498,
ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो आप लोगों को बता दें बाबू कि यहाँ पे दिया 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था, लेकिन आप लोगों को बता दें कि 20 मई को पहुंचा था 1498 में, ठीक ना। 20 मई 1498 को उसने भारत में पहुंचा था। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कि 17 मई 1498 दिया है तो ठीक है, नहीं तो 20 मई 1498 दिया तो सॉरी 20 मई 1498 दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके आसपास का डेट 20 मई के आसपास का डेट अगर कोई दिया होगा तो मार के चला जाइएगा, ठीक ना। लेकिन अगर 20 मई 1498 दिया हो तो वही राइट है, और उसके आसपास का देखिए यहाँ पे अगर 20 मई नहीं दिया है तो आसपास में क्या दिया 17 मई दिया है, तो ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। अब देखिए चॉइस में क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना की बात कर रहा है बाबू, अपने देश में पहली जनगणना कब हुई थी। तब पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। आप लोगों को पता है कि ये संपूर्ण ढंग से नहीं हुआ, तो उसके बाद से हमारे देश में पहली जनगणना 1881 में संपूर्ण ढंग से हुई, और उसके बाद से प्रति वर्ष 10 वर्ष के बाद होती रह गई, ठीक ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये बीपीआई क्वेश्चन है, ये अंग्रेजी में है, ठीक ना। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस में, ए अंग्रेजी में, ए विल बी आंसर, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, ठीक ना, 2 अक्टूबर 1869 में। अब ये अपने मुंबई से ब्रिटेन गए थे 1888 में, ठीक ना, और ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, ठीक ना। तो क्या करें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे 1915 में। अब ध्यान 1915 देख के हमारे ठीक सी विल बी आंसर, ठीक ना। ये है तरीका याद करने का, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस संबंध से का संबंध किस राज्य से है, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंध है, ठीक ना। और बाबू देखिए बिहार में नील की खेती कराई जा रही थी, तो चंपारण में जो किसान थे ना उनका बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, यहीं पे 3 कठिया पद्धति था। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि 3 कठिया पद्धति क्या है। तो 3 कठिया पद्धति था कि जितने भी आपके खेत है 20 कट्ठा खेत है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, वही था 3 कठिया पद्धति, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा ऑप्शन ए विल बी आंसर, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दिल्ली चलो का नारा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी 1917 ईस्वी में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। आप लोग बता दें बाबू कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, और वहाँ से उन्होंने 1917 ईस्वी में सबसे पहला सत्याग्रह करने के लिए 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे, और किसका अनुरोध पर, तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 49वां क्वेश्चन हो गया। अब 50वां क्वेश्चन देखिएगा, वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, ठीक ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर। तो बहुत थैंक यू फॉर गाइज आप लोगों को, ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। आप लोगों को दिन तक बने रहने के, ये हमारा था पार्ट 1 हिस्ट्री का पार्ट 1 था। अब हम लेके आ रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट 2, कल लेके आएंगे इसी हिस्ट्री का पार्ट 2। आप लोग ऐसे बने रहिए, और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप लोग देख लीजिए, कमेंट दीजिए, थैंक यू फॉर, ठीक ना, आप लोग को थैंक यू। चलिए आप वीडियो किस चीज़ पे चाहिए आप लोग को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सबका आप लोग कमेंट पे जरूर दीजिएगा, ठीक ना। और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।